केस थर्ड है CFT4 टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स। CFT4 टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में कंडीशन नंबर सबसे पहले इंश्योर करना होगा, इट शुड बी इक्वल टू 4। और टेट्राइडल की मैं बात कर रहा हूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, ठीक है ना। तो इस केस में हमें CFT डिसाइड करना है कि कैसे होगा, ठीक। अब टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि शेप इस तरीके से होती है टेट्राइडल में, द एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना। तो जो 4 लिगेंड पड़े हुए हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, दीज आर 4 लिगेंड्स। इससे पहले CFT हमने देखा था किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, और वहां पे एंगल कितना था, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर में जमाऊं तो 90 डिग्री एंगल होगा और रिपल्शन ज्यादा होगा, और अगर मैं इसमें जमाऊं तो 109 डिग्री एंगल होगा, लिटिल बिट मोर एंगल, और उस केस में रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। चलिए, तो स्टेबिलिटी को तो खैर अपन स्पष्ट नहीं देख रहे हैं यहाँ से, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स यहाँ पे है। अब हमने ऑक्टाइडल में क्या एज्यूम किया था कि 6 लिगेंड आ रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस से, 2 एक्स से, 2 वाई से और 2 जेड से। स्क्वायर प्लेनर में हमने माना था 4 आ रहे हैं 2 एक्स से, 2 वाई से, ठीक है ना। ये चीज हम कंसिडर कर चुके हैं। इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज एज्यूम्ड दैट 4 लिगेंड्स, लिगेंड हम मोनोडेंटेड मान के कंसिडर कर रहे हैं, 4 लिगेंड आ रहे हैं, आर अप्रोचिंग फ्रॉम alternate corners of cube, ठीक। ये हमने कंसिडर किया है कि अगर एक क्यूब मान ली जाए, ठीक, तो क्यूब मानने के बाद जो उसके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स हैं वहां से 4 लिगेंड आ रहे हैं। यानी अगर मैं स्टार्टिंग करूं कि एक लिगेंड जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है 1, तो ऑल्टरनेट कॉर्नर जो है, जैसे यहां से मैं आगे बढ़ूं, दूसरा लिगेंड यहां से आएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट कॉर्नर ये, तीसरा लिगेंड यहां से आएगा, और फिर ऑल्टरनेट कॉर्नर जो है ये हो जाएगा, तो चौथा लिगेंड यहां से, ठीक। और ये चारों लिगेंड आके मिलेंगे यहाँ पे सेंट्रल। तो अगर अपन स्पेस में देखें तो ये 4 लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं, अगर ऑल्टरनेट कॉर्नर से आए तो किस तरीके से जुड़ेंगे, इस तरीके से। अगर अपन रूम में देखें तो रूम में ऑल्टरनेट कॉर्नर के हिसाब से जो 2 अपोजिट एंड है छत के, वहां से 2 लिगेंड आ रहे हैं, और 2 अपोजिट एंड जो ये कोने हैं यहां से 2 लिगेंड, तो 2 लिगेंड इस तरीके से और 2 लिगेंड इस तरीके से, और स्पेस में वो इसी तरीके से हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर में हमने क्या माना था कि चारों लिगेंड कौन से प्लेन से आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। अब मुझे ये देखना है कि रिपल्शन ज्यादा किस पे लगेगा। अगर मान लो ये डायरेक्शन मैंने एक्स ले ली है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे होगा, सही है। और एक ग्लोब और बनाएंगे तो यहां परपेंडिकुलर, अगर वाई ये मान लो तो एक ग्लोब और यहां होगा। और अगर मैं डी एक्स वाई बनाऊं तो डी एक्स वाई 45 डिग्री एंगल पे होगा। मैं ये वाली एक्सिस कौन सी ले रहा हूं, एक्स, ठीक है ना। तो ये प्लेन अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखें तो इसी प्लेन में होगा, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो, और डी एक्स वाई भी इसी प्लेन में होगा, जो अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे कि अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन ले रहा हूं, ये वाला प्लेन, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे रखा होगा, ठीक है ना, और डी एक्स वाई 45 डिग्री एंगल पे रखा होगा। हमने कहा था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड आ रहे हैं इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैक्सिमम रिपल्शन इस पे था और सेकंड मोस्ट इस पे था,
ये लास्ट क्लास में देख चुका है। अब की बार हम लिगेंड जो है वो कंसीडर कहां से कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कॉर्नर से। यानी कि अगर मान लो यहां डायग्राम में देखो आप, ये इसमें लोब इस अलोंग इस डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन, कौन से में, और ये वाई एक्सिस मालूम है, तो इसमें डी एक्स वाई 45 डिग्री एंगल पे होगा। दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब आप ये देखो कि अगर लिगेंड के आने की डायरेक्शन ये है तो ज्यादा किसके पास में रहेगा, इसके ज्यादा पास में रहेगा। तो डायग्राम से आपको लग जाएगा कि अगर मैं रिपल्शन देखूं तो रिपल्शन डी एक्स वाई पे ज्यादा होगा किससे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। और अगर इसको जनरलाइज में कर दूं तो ऑक्टाइडल का जस्ट अपोजिट कर रहा हूं। अपोजिट क्या कर रहा हूं कि T2G पे रिपल्शन EG से ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा दैट मीन्स एनर्जी विल बी मोर। टेट्राइडल में क्या मानोगे आप कि जस्ट अपोजिट हो जाता है ऑक्टाइडल का। ऑक्टाइडल में हम क्या मान रहे थे कि लिगेंड अगर अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं, जो ज्यादा रिपल्शन किस पे लग रहा है, EG पर, और हमने EG लेवल ऊपर बनाया था, T2G नीचे, ठीक है ना। अब हम टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में उसे बिल्कुल फ्लिप कर दें, यानी ऊपर कौन सा पहुंच जाएगा, T2G, और नीचे पहुंच जाएगा EG। याद करने का तरीका ये ज्यादा आसान है, ऑक्टाइडल का जस्ट अपोजिट है ना। और उसका कारण अपन ने समझा है कि लिगेंड किसके अलोंग आ रहा है, लिगेंड आ रहा है DXY के, तो ज्यादा नजदीक इसके पास होगा। डायरेक्शन आने की कौन सी है, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये dx, और लिगेंड भी किस डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन। तो जैसे रिपल्शन इस पे ज्यादा होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ T2G इज मोर देन EG, ठीक है, नोट कर लो। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ऑल 5D, और इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं द एनर्जी एक्सिस, एनर्जी इंक्रीजिंग। अब जैसे लिगेंड आएगा तो लिगेंड आते ही हमें कहते हैं कि पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई है। नाउ डीजेनरेसी इज लॉस्ट। अब पांचों जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई है वो बराबर नहीं बढ़ती। जिस पर रिपल्शन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और जिस पर रिपल्शन कम होगा उसकी एनर्जी कम बढ़ेगी दोनों की। ये मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं यहां से इन तीन को जो है ऊपर कर दूं, ये कौन से हैं, DXY, DYZ, DZX, इनको कंबाइनली हम बोल रहे हैं T2G। तो एवरेज लेवल से इनको नीचे करना पड़ेगा मुझे, और ये हो गया DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, और इसको कंबाइनली हमने बोला EG। इस लेवल से तो ये दोनों ही ऊपर होंगे, यानी रिपल्शन की वजह से इन दोनों की ही एनर्जी बढ़ने वाली है, लेकिन इसके सेंस में इसकी ज्यादा बढ़ी है और इसकी कम बढ़ी, और इन दोनों का एवरेज हमने कौन सा मेंटेन कर दिया है, ये। तो ये एवरेज लेवल होगा, ये इसको बारी सेंटर बोल सकते हैं, बारी सेंटर। और ये जो दोनों में गैप होगा इसको मैं स्प्लिटिंग एनर्जी बोलूंगा, और T लगा रहा हूं यहां पे, T फॉर टेट्राइडल, ठीक। इस केस में अब जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा एवरेज मेंटेन करने के लिए। ये तीन ऑर्बिटल है, तो मैं इस गैप को बोल देता हूं इट इज प्लस 0.4 डेल्टा नॉट, और ये गैप हो जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा T, और ये डेल्टा T, यानी कि 3 इंटू 0.4 कितना हो गया, 1.2, और 2 इंटू माइनस 0.6 कितना हो गया, माइनस 1.4, ताकि जीरो आ जाए। ये एवरेज लेवल है, ठीक। तो ये वाला जो डायग्राम है ये जस्ट अपोजिट है किसका, ऑक्टाइडल का। अब अगर मुझे यहां से CFAC कैलकुलेट करना हो, ये कैलकुलेशन तो अपने जेई सिलेबस में नहीं है, क्यों करवाएगा कभी ये। और अगर CFAC देखा जाए तो हो जाएगा N, यहां कौन सा है N, T2G, ये हो जाएगा 0.4 डेल्टा T, प्लस यहां पे NEG और माइनस 0.6 डेल्टा T प्लस 0। ऑक्टाइडल वाले फॉर्मूले में एक चेंज था,
ऑक्टाइडल वाले फार्मूले में पहले तो यहाँ जो है कौन सा आ रहा था, NEG, यहाँ आ रहा था 0.6 डेल्टा T प्लस NT2G माइनस 0.4 डेल्टा O ऑक्टाइडल के लिए, प्लस NP आ रहा था। NP में N क्या था, नंबर ऑफ पेयरिंग विच आर कॉज्ड बाय लिगेंड, और P था पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे हर केस में ये जीरो लेना है, यानी N इज इक्वल टू जीरो। N इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि नन ऑफ लिगेंड इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग एज डेल्टा T इज लो। इस लाइन का मतलब अभी अपन को समझ में आएगा कि ये मैंने क्या चीज लिखी है। ये वाली लाइन मैं अभी समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक, कि प्रैक्टिकली जब डेल्टा T कैलकुलेट किया है तो लगभग 4/9 टाइम्स होता है डेल्टा O का। इससे पहले वाली क्लास में हमने डेल्टा स्क्वायर प्लेनर लिखा था, जो कि लगभग कितना था, 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। इसका लॉजिक मैंने बता दिया था, ठीक है ना, क्योंकि वहां ऑक्टाइडल में फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी और वो लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो गया था स्क्वायर प्लेनर में। डेल्टा टेट्राहेड्रल में 4/9 टाइम्स होता है डेल्टा ऑक्टाइडल का। उसका कारण क्या है कि लिगेंड अगर ऑक्टाइडल में देखो तो 6 है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल में कितने हैं, 4। तो लिगेंड का नंबर 2/3 हो गया, 2/3 हो गया लिगेंड। और वो कितनी डायरेक्शन से आ रहे थे, 6 डायरेक्शन से। ये कहां से आ रहे हैं, 4 डायरेक्शन से। तो रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर को कंबाइन करके कितना टाइम्स बोला गया है, 4/9 टाइम्स। इसका मतलब मैं इन दोनों में ऑर्डर निकालूं तो सबसे बड़ा कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर, फिर दूसरा कौन सा है, ऑक्टाइडल, और लास्ट में कौन सा होगा। अगर स्प्लिटिंग सबसे कम है, ध्यान देना, स्प्लिटिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। जैसे लिगेंड पे मेटल एटम पे प्लस चार्ज, वो भी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। लिगेंड है, अब मान लो लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी हुआ लेकिन उसने डेल्टा कम रखा हुआ है, तो फिर हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, उसको वीक लिगेंड कंसीडर करेंगे। मतलब कि लिगेंड को हमें यहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं मानना है, यहां पे वीक ही मानना है कि वो पेयरिंग नहीं करवा सकता। यही पॉइंट अपन एक बार और डिटेल में देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है निकल Cl4-2, तो इसका कंपैरिजन मैं करवा रहा हूं वर्सेस निकल Cn4-2। ये केस हमने लास्ट क्लास में देखा है, ठीक है ना। इस केस में क्या था कि निकल कौन सी स्टेट में है, +2, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन था 3D8, ठीक, और D8 हमने भरा था फोर्स रूल से भरूं मैं, तो D8 आएगा किस तरीके से, 4, 6, 7, 8। अब हमने ये कहा था कि ये एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से, दिस लिगेंड वाज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो जाएगी और ये किधर आ जाएगा। तो ये किसको फेवर कर रहा था, DsP2। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके। अब अगर मान लो यहां पर केस लेता हूं मैं निकल Cl4-2 वाला, तो ये कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड। अब दोनों में फर्क देखना आप कि इसका डेल्टा लो होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैंने बोल दिया है तो इसका डेल्टा क्या होगा, हाई। अगर डेल्टा लो है और निकल कौन सी स्टेट में है, +2, तो हम ये कहते हैं कि निकल अगर ये लो वीक लिगेंड है तो हम उन रूल से भरें, इस तरीके से हुआ, तो ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अगर ये पेयरिंग नहीं हो पाई तो इसके बाद कौन सा खाली पड़ा हुआ है, S, और उसके बाद जो है कौन सा खाली पड़ा हुआ है, तो लिगेंड भरना कहां से चालू करेगा, यहां से 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और शेप कौन सी हो जाएगी, टेट्राइड। तो इसके बेसिस पे मैं एक जनरलाइज कर सकता हूं। जनरलाइज में क्या कर रहा हूं कि 3D8 आ गया मेरे पास और साथ में वीक लिगेंड आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कर देंगे, sp3। और अगर 3D8 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देंगे, DsP8।
मैंने लास्ट क्लास में एक नोट और डाला था यहाँ पे, जिसमें मैं लिखा था 4D8 और 5D8 आ गया। तो चाहे वीक हो या स्ट्रोंग हो, हमेशा किसको फेवर करेगा? क्योंकि वहां पर उस 4D8 या 5D8 की वजह से डेल्टा का वैल्यू हाई होता है। अब जो पॉइंट में बोल रहा था उसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मान लो वीक लिगेंड है तो डेल्टा लो रखेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डेल्टा हाई रखेगा। अब मेरे पास कंफ्यूजन है दो में, एक तो DsP2 में और sp3 में, और हमने ये देख लिया है कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज मोर देन डेल्टा टेट्राइडल। इसका मतलब जब भी डेल्टा लो होगा तो वो किसको फेवर करने वाला है? टेट्राइडल को। और जब डेल्टा हाई होगा तो किसको फेवर करने वाला है? स्क्वायर। तो टेट्राइडल हाइब्रिडाइजेशन को फेवर करने वाला फैक्टर है कि डेल्टा उसका कम है, और डेल्टा कम मतलब क्या है? वीक लिगेंड। तो अगर कंफ्यूजन हो कि कौन सा हो सकता है दोनों में से, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि अगर वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड डेल्टा लो फेवर कर रहा है, और डेल्टा लो फेवर कर रहा है तो कहां जाना पसंद करेगा? टेट्राइडल। समझ गए बात को? अच्छा, डेल्टा अगर कम है, अब उल्टा सोचें, डेल्टा अगर कम है तो डेल्टा कम होगा तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो हर लिगेंड को मुझे क्या कंसीडर करना है? वीक लिगेंड। यानी टेट्राइडल होने के बाद लिगेंड तो पेयरिंग करवा ही नहीं पाएगा, इसलिए अपन ने वहां पे 0 लगाया था। NP की जगह हमने क्या लगाया था? 0। तो टेट्राइडल में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पेयरिंग लिगेंड नहीं करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा तो हमने उस फार्मूले में 0 कर दिया। ठीक है, फार्मूले का 0 समझाया मैंने। उसके अलावा दूसरी चीज मैंने क्या समझाई है कि यहां पर अब सीधा फर्क किसमें है? 2 लेवल में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ और किसी भी तरीके से गैप कम है तो इट विल फेवर टेट्राइडल, और अगर किसी तरीके से गैप ज्यादा है तो इट विल फेवर DsP2। और उसको डिसाइड करने वाला पहला फैक्टर कौन सा है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड अगर वीक हुआ तो फिर वो गैप को क्या करेगा? कम करेगा, और कम करेगा तो फिर उस केस में किसको फेवर कर रहा है? जो यहां से हो गया, ठीक है ना। और गैप ज्यादा होगा तो किसको फेवर करेगा? स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये फेवर करेगा। इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? 3D8 प्लस वीक लिगेंड sp3, स्ट्रॉन्ग लिगेंड DsP। और 4D8 हुआ या 5D8 हुआ, इसमें चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ये हमेशा क्या फेवर करता है? DsP। उसका कारण मैंने क्या लिखा था कि इनके लिए डेल्टा क्या होता है? हाई। तो जो डेल्टा हाई है वो किसकी वजह से है? जो डेल्टा हाई है वो इसकी वजह से, मेटल एटम की वजह से, ना कि लिगेंड की वजह से। तो इस गैप को बढ़ाने वाले 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो कौन सा है? लिगेंड, और एक फैक्टर कौन सा है? मेटल एटम। तो हमें लिगेंड के अलावा एक और फैक्टर कंसीडर करना है, और वो फैक्टर कौन सा है? यानी अकेले लिगेंड की स्ट्रेंथ से नहीं डिसाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमें मेटल एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ये चीज ठीक है, नोट करो। देख रहे हैं फैक्टर्स विच विल फेवर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड यानी कि हम इस केस में लिखेंगे कि वीक लिगेंड के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा इज लो, विल फेवर, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन या टेट्राइडल शेप। और इसका एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिख दिया है? वो उधर निकल Cl4-2 वीक लिगेंड है तो नॉर्मली किसको फेवर करेगा? टेट्राइडल को। मतलब कई सारे फैक्टर एक साथ देखने पड़ेंगे, अकेले एक ही फैक्टर से काम नहीं चलेगा। तो पहला फैक्टर तो वीक लिगेंड है कि ये डेल्टा कम होगा तो फेवर किसको करने लग जाएगा? टेट्राइडल। दूसरा फैक्टर जो है वो है D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 कॉन्फ़िगरेशन
फेवर्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया जिंक CN4-2। जिंक बताइए कौन सी स्टेट में है, +2। कॉन्फ़िगरेशन इसका 3D10 हो गया और उसके आगे कौन से खाली पड़े हुए हैं, 4H0 4Pg। अब D10 को अगर आपने बना दिया, भर दिया हुनसूल से, तो यहां पर पूरा भरा हुआ है। अब पूरा भरा हुआ है तो DsP2 के चांसेस तो खत्म हो गए ना, बोलो। DsP2 के लिए एक D खाली होना चाहिए था कम से कम, नहीं है। तो फिर हमारे पास चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, तो ऐसा नहीं है कि अपन ने रट लिया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा। पेयरिंग के चांसेस ही नहीं है तो कैसे करवाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे पेयरिंग के कोई चांसेस नहीं है तो बढ़ना तो यहीं से चालू करेगा ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया कि D10 अगर है तो फिर वो किसको फेवर करने वाला है, केवल sp3। ये अगर आपने चेक कर लिया है तो आप आंख मूंद के लिख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3। कोई चांसेस नहीं है कि वहां से दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहीं चले जाएं और D खाली हो जाए। ठीक, तो यहां तो अपन को स्पष्ट बोल देना है कि यहाँ पे sp3 ही हो सकता है, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग। वीक और स्ट्रॉन्ग अपन किस केस में देखेंगे, 3D8 वाले केस में, जो अपन ने पिछला केस देखा। 3D8 में एक चांस है कि लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन को इधर ले आए तो एक खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ किस में पॉसिबल है, D8 में। और उसमें भी एक्सेप्शन क्या है कि 4D8 और 5D8 आ गया, तब तो फिर अपन को सीधा ही क्या लिख देना है, DsP। ठीक है ना, तो ये दूसरा फैक्टर है D10 कॉन्फ़िगरेशन। तरह की लार्ज लिगेंड्स prefer sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये पॉइंट अपन ने क्यों लिखा है कि लार्ज लिगेंड फेवर sp3, और उसका कारण है बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन। अगर मान लो बड़ा लिगेंड है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो यहां पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लिगेंड मैंने यहां लगा दिया, इसका मतलब दोनों लिगेंड पास होंगे, और पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा। और अगर मान लो लिगेंड हमने कितने एंगल पे रख दिए, 109 डिग्री में, तो अगर यही लिगेंड में 109 डिग्री 9 डिग्री 28 मिनट्स पे रख दूं तो यहाँ पे एंगल ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। ठीक है, तो अगर लार्ज लिगेंड आ गया एक्सेप्शनली तो फिर वो इसी को फेवर करने वाला है। अब लार्ज लिगेंड में कौन कौन से लेने हैं हमें एग्जाम्पल, ये याद रखना है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस और PPH3 लिगेंड जो है, इन तीनों को, चारों को लार्ज माना है, बाकी किसी को नहीं मानना है अपन को, ये चार मानना लार्ज। अब इसमें आप ये देख लो, PPH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये मैंने कब बताया था कि डोनर एटम के बेसिस पे डिसाइड करना है। अगर डोनर एटम ऑक्सीजन या फिर हेलोजन एटम है तो वीक है। डोनर एटम अगर नाइट्रोजन फास्फोरस या फिर कार्बन है तो फिर उसको क्या कंसीडर करना है अपन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो PPH3 जो है इसमें डोनर एटम कौन सा है, फास्फोरस, तो इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना है। लेकिन साइज वाइज ये बहुत लार्ज ग्रुप है। कैसे, P के साथ 3 फिनाइल ग्रुप में जोड़ दूं, इस तरीके से इस तरीके, और लोन पेयर ये डोनेट करेगा। अब अगर मान लो ये वाला लिगेंड उठा के मैं 2 यहां रख देता हूं तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो फिर ये किसको प्रेफर करने लग जाएगा, क्योंकि यहां पे रिपल्शन कम है। तो इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि सबसे पहला तो मैंने लिया एग्जांपल निकल Cl4-2, ये हम ले चुके हैं और ये वीक कैटेगरी में भी आता है, साथ में ये लार्ज भी है, तो दोनों फैक्टर फेवरेबल है। बोलो, दोनों फैक्टर आ गए ना, वीक भी है और लार्ज भी, तो फेवर किसको करने लग जाएगा, टेट्राइड कर चुके हैं।
एग्जाम्पल मैंने लिया निकल Cl2 PPH3 होल ट्वाइस। अब निकल पे चार्ज कौन सा होगा? ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे चार्ज -1, तो इस पे चार्ज कितना हो गया? +2। निकल +2 स्टेट में है तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? 3d8 4h0 4p0। अब आप ये देखिए कि Cl- और PPH3 जो मैंने यहां लिए हैं, ये तीनों ही जो है बहुत आर लार्ज लिगेंड, और लार्ज लिगेंड अगर आ गए हैं तो फिर उस केस में वो किसको फेवर करने लग जाएंगे? लार्ज लिगेंड के केस में वो फेवर किसको करेंगे? दे विल फेवर sp3 हाइब्रिडेशन। अब यहां कॉन्ट्राडिक्शन एक चीज आ रही थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी था। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड छोटा लिगेंड होता, ध्यान देना, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड छोटा लिगेंड होता तो इसके रिपल्शन की वजह से डेल्टा हाई हो जाता, और अगर डेल्टा हाई हो जाता तो फिर वो किसको फेवर करने लग जाता? DsP2। ठीक है, जैसा कि अपने कौन सा केस देगा? निकल Cl4 CN4 -2 वाला केस। लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ गया और छोटा लिगेंड है तो फिर तो वो पेयरिंग करवा देगा और उस केस में DsP2 को फेवर करने लग जाए। ठीक, तो ये कौन सा केस था कि ये दोनों ही लार्ज हैं। अब लार्ज हो और साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो तो अपन फैक्टर कौन सा देखेंगे? लार्ज वाला, क्योंकि इतना बड़ा लिगेंड अगर मैं यहां रख दूंगा तो रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती रहे। अगर यहां रखूंगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है ना। तो वो केवल किसके बेसिस पे बोला मैं? साइज के बेसिस पे। Cl- को भी अपन साइज वाइज बड़ा मानते हैं और बड़ा मान के जो है उसको दूर रखते हैं। बाकी के बारे में नहीं सोचना आपको, ठीक है ना, क्योंकि लिगेंड हमारे पास बहुत सारे हैं तो आप साइज के हिसाब से नहीं देख रहे हो कि सल्फेट आ गया तो क्या होगा, ठीक है ना। केवल इन्हीं केसेस को, 3-4 केसेस को हम याद रखेंगे। ये तो इसी में हम अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल है निकल Cl2 और यह PMe3 होल ट्वाइस। इस केस में सोचना है कि क्या होगा। अब क्लोरीन जो है ये लिगेंड कौन सा है? वीक, और ये लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के साथ एक और खासियत है, इट इज स्मॉल लिगेंड। अब आपको साइज के हिसाब से नहीं देखना है, मतलब वैसे तो पी के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो भी लार्ज ही होना चाहिए था, लेकिन अपन इसको साइज के हिसाब से 4 को ही याद रखें, बाकी को अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और साथ में स्मॉल है, तो इसकी वजह से डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा? हाई, और डेल्टा हाई हो गया तो इट विल फेवर DsP। तो होगा क्या कि यहां से जैसे ही निकल +2 होगा तो ये आ गया 3d8, और 3d8 में मैं भर दूं इस तरीके से, यहां पे हुंस रूल से 4 6 से 7 8। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड को पेयरिंग करवा देगा, एक डी खाली होते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP, और ये क्या बन जाएगा? दिस इज डायामैग्नेटिक। समझ गए बात हो? तो ये सारे फैक्टर दिमाग में रख के अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यानी कि पहला फैक्टर तो है कि अगर लार्ज लिगेंड है, ठीक है ना, लार्ज और साथ में जो है चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, लार्ज अगर इनके केस में आ गया ये चारों में से, तो चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, फेवर किसको करने लग जाएगा? sp3 को, ठीक है। और अगर मान लो हमने केवल लार्ज रखा, केवल स्ट्रॉन्ग रखा और स्मॉल रखा, तब किसको फेवर करने लग जाएगा? DsP2। अगर हमने स्ट्रॉन्ग रखा और लार्ज रखा तो sp3 को ही फॉलो करेगा, और अगर हमने केवल वीक रखा तो किसको फेवर करने वाला है? sp3 को। तो ये फैक्टर है 3 जो ध्यान रखने हैं। दोबारा सुन लो, वीक लिगेंड होगा, ठीक है ना, तो किसको फेवर करेगा? sp3 को। स्ट्रॉन्ग होगा तो किसको फेवर करेगा? DsP2 को, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग के साथ लार्ज भी हुआ तो फिर रिपल्शन कम करने के लिए किसको फेवर करेगा? sp3 को, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें, ठीक है ना। नोट करो इसे, जनरलाइज करके D0 D5 या D10
it will favor sp3 hybridization. जनरल पॉइंट लिख रहे हैं अपन, D0, D5 या D10 will favor sp3. पांचवा फैक्टर है कि मेटल आयन having configuration like noble gas favors sp3 hybridization. जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने ले लिया MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस कौन सी स्टेट में आ गया, Mn+7 आ गया. Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 25, और कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होता है. तो वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. अगर मैं 7 के साथ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं तो ये 18 पे आ जाएगा, और 18 आ जाएगा तो इस केस में इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया, नोबल गैस लाइक. और नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये किसको फेवर करने लग जाएगा, sp3. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इट विल फॉलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना. तो रूल ये है कि मेटल आयन हैविंग कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस. अगला रूल है कि कोबाल्ट+2 D7 विल फेवर sp3 हाइब्रिडाइजेशन. 7th है फ्रॉम स्कैंडियम टू आयरन sp3 हाइब्रिडाइजेशन is there with O-2 ऑक्सो लिगेंड. जैसे एग्जाम्पल MnO4 माइनस बना दिया मैंने, तो ये कहाँ आता है, स्कैंडियम से आयरन के बीच में जितने भी हैं, अगर उनके साथ O-2 लिगेंड है, ऑक्साइड हो, ऑक्सो लिगेंड, तो फेवर करने लग जाएगा sp3 का. और 8वां है फ्रॉम कोबाल्ट टू जिंक sp3 hybridization is favored is there with halide ligand. इसका एग्जाम्पल हमने देखा है, जैसे निकल Cl4-2. अगर कोबाल्ट से जिंक तक आ गया कोई और वो हैलाइड के साथ है तो किसको फेवर करता है, ये जनरल पॉइंट है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे, पर एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेंगे, ठीक है. तो ये इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट, अब इसके एक्सेप्शन लिखना अपन. एक्सेप्शन पहला है कॉपर NH3+2. एक्सेप्शन खास तौर से याद रखना है अपन को कि एक्सेप्शन के केस में क्या होगा. कॉपर NH3+2 में कॉपर कौन सी स्टेट में है, +2. लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है. लेकिन कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर होता है 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3d9. अब 3d9 अगर पड़ा हुआ है 2 4 6 8 यहाँ पे जो है 9, इस केस में कोई डी खाली नहीं है तो किसको फेवर करना चाहिए, उसको sp3 को, क्योंकि इसके बाद कौन सा खाली पड़ा हुआ है, 480 420. तो अपने दिमाग में ऑब्वियसली क्या चीज आने वाली है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. D9 या D10 आ गए, D9 या D10 में खाली नहीं है d ऑर्बिटल, तो उसको जाना चाहिए आगे, और कौन सा होना चाहिए, sp3. लेकिन इस केस में जो है यहाँ पे ये एक्सेप्शन की तरह ध्यान रखना है अपन को कि इस केस में जो d ऑर्बिटल है आगे, ये एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एनर्जी की वजह से. ऐसा सिर्फ इसी में होता है कॉपर के साथ, मतलब जब 3d9 होगा तभी याद रखना है मुझे, सभी केसेस में नहीं करना है. अगर कॉपर के अलावा कोई और आ गया, d9 आ गया, तो अपन को उस केस में नहीं करना है. तो उस केस में क्या होगा, अगर ये आगे पहुंच गया तो ये डी खाली हो जाएगा, और अगर ये डी खाली हो गया
तो DsP भरा कहाँ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, दो यहाँ, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। और शेप क्या हो जाएगी, तो शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। अब ये बताइए डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा है ना, तो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। तो इसे एक से एक्सेप्शन अपन को ध्यान रखना है, बाकी में D9 आ जाएगा तो उसको ऐसे ही रखेंगे अपन और आगे से बढ़ना चालू करेंगे sp3, लेकिन यहाँ पे DsP2। इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। इलेक्ट्रॉन जो आगे पहुंच जाता है इसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। नोट करो, ये भी कॉपर के केस में ही है, Cn⁴ कॉन्फ़िगरेशन 3d9 ही है, ठीक है। 3d9 के केस में वही चीज होगी कि हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं D9 के केस में कि कोई d ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो भरना चालू करेगा 4s 4p से। sp3 होना चाहिए था, है ना, अपने दिमाग में sp3 आएगा, लेकिन कॉपर D9 के केस में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये आपको याद रखना है, D9 का केस है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और इनमें दो केस, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन स्पेसिफिकली याद करना है, मतलब, ठीक है ना, यहाँ लॉजिक नहीं चलेगा, ठीक है ना, बाकी एग्जाम्पल अपन लॉजिक के हिसाब से निकाल सकते। तो यहाँ भी सेम चीज होगी, आगे पहुंच जाएगा ये D में, और इसी चीज को हम बोल रहे हैं ट्रांसफेरेंस। और ट्रांसफेरेंस होगा तो ये D खाली होते ही इस केस में ये 2p काम आएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक। इसके बाद एक एक्सेप्शन जो है वो ऑक्टाइडल वाला है, जो मैं यहां लिख रहा हूं। CONO2 तो करा दिया था मैंने, CONH3 6+2। अब यहां पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस करा रहा हूं मैं, ट्रांसफेरेंस का। इसमें कोबाल्ट कौन सी स्टेट में है, +2, तो क्या हो गया 3d7। 3d7 अगर है तो इस केस में 4 5 6 7। अब आप ये देखोगे D7 अगर नॉर्मल है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पड़ा हुआ है, तो D7 को अगर आप पेयरिंग भी करवा दो, अगर मान लो मैं इसको यहां पहुंचा दूं, तो एक ही D खाली हो पाएगा, ठीक ना। लेकिन कोबाल्ट के दो केस हैं, एक तो NO2 वाला कराया था मैंने, ठीक है ना, और ये भी एक्सेप्शन में काउंट करेंगे कि इसको भी हम आगे पहुंचा देंगे ड्यू टू ट्रांसफेरेंस। और अगर ये आगे पहुंच गया है तो 2 D खाली हो जाएंगे, देन इट विल बी D2sp। तो एक्चुअली ये एक्सेप्शन मुझे लिखाना था ऑक्टाइडल वाले में, जहां ऑक्टाइडल में आपने करा है कोबाल्ट वाला केस करा है, NO2 6-4 वाला। आप चाहे तो इसको वहीं पर उतार सकते हैं, ये एक्सेप्शन वहां का है, ठीक है ना, sp3 या D2sp3, और शेप क्या हो जाएगी, ऑक्टाइडल। एक्सेप्शन के बाद मैं एक एग्जांपल यहाँ पे वैसे करा रहा हूं, एक एग्जांपल न्यूमेरिकल के हिसाब से करा रहा हूं कि जैसे CO C2O4 3 आ गया, ठीक है ना, और कोबाल्ट यहाँ पे कौन सा हो गया, +2 स्टेट, +3 स्टेट में, यानी कि D6। अब आपको याद हो तो ये मैंने एक्सेप्शन में काउंट कराया था, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शन था कि ये वीक नहीं काउंट करना है अपन इसको क्या काउंट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग करा के मैंने डेल्टा वाला रीजन लिख दिया था आपको, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इस पे अगर वो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बना दे, अब किसी न्यूमेरिकल में वही दे दे कि डेल्टा की वैल्यू दे दे x किलो जूल पर मोल और P की वैल्यू दे दे y किलो जूल पर मोल। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू दी हुई है कि x इज ग्रेटर देन y, ध्यान देना इस बात पर। अगर किसी क्वेश्चन में x ग्रेटर देन y लिख दिया उसने, इसका मतलब डेल्टा ज्यादा है, तो ये जो लिगेंड है, भले ही आपको ये पता है कि ये एक वीक लिगेंड है ऑक्जेलेट, क्योंकि डोनर एटम ऑक्सीजन है, लेकिन डेल्टा हाई है, तो कंसीडर इट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग बन गया है, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और पेयरिंग करवा देगा। और D6 में अपन ने पेयरिंग करवा के, याद हो तो ये किया था कि D6 में इसको सिंपल लिख दूं मैं 2-2-2-0-0, यही होगा। और उस केस में हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या लिखा था, D2sp। तो मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं
कि टेट्राइडल में मैंने बोला था कि नन ऑफ द लिगेंड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग, ठीक ना, भले ही वहां पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग था लेकिन गैप कम था, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया है, वीक। ऐसे ही यहां पे आप देखो कि भले ही लिगेंड वीक है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा हाई को फेवर कर रहा है और डेल्टा हाई है तो वी आर कंसिडरिंग इट एज ए स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग मान लिया तो पेयरिंग करवा देंगे अपन। तो पेयरिंग करवा के क्या हो जाएगा, समझ गए बात को, ठीक, नोट करो फटाफट। सबसे पहली चीज मैं पूछ रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, अब देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से नहीं निकलेगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा यहां से। इसने बोला है कि आयरन के पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D6 से 4s2, ठीक है। आयरन अगर +2 स्टेट में होता तो 3D6 है, और आयरन की दूसरी स्टेट +3 होती तो 3D5 होता। ये तो नहीं हो सकता, तो जो स्टेट अपन ने निकाली है वो कहां से निकाली है, इस चीज को देखिए। अब दूसरा केस में बोल रहा हूं, इसमें सेकंड केस, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2 लिगेंड। अब O2 लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उल्टा नहीं करेंगे कि O2 रखकर अपन ने ये निकाला है, हमने ये निकाल लिया है और इससे हम O2 पे निकालेंगे। तो बताइए क्या आएगा, अगर आयरन पे देखें अपन FeCl या Cn(4) O2 और ये पूरे पे चार्ज क्या है -1, ये स्टेट +2, ये -1, ये -1, ये निकालना है। कितना आ जाएगा बताइए, O2 -1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइडो, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइडो। तो जब अपन इसका नाम लिखेंगे, अगर इसका नाम लिखना हो हमें कि व्हाट इज द नेम, तो नेम अपन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस अगर होता है तो फेरेट हो जाएगा, अगर 0 और प्लस होता तो क्या होता, आयरन। तो क्या नाम होगा बताइए, क्लोराइडो, उसके बाद टेट्रा साइनाइडो, सुपर ऑक्साइडो, और उसके बाद फेरेट, और उसके बाद स्टेट उसकी सेकंड, और आयन लिख दो। अब अगर आयन नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा काम, लेकिन चूंकि चार्ज है इसके ऊपर तो इसलिए अपने नाम में क्या लिख दिया, आयन है ना, नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट चीज काम की है कि इसकी मैग्नेटिक नेचर कौन सी है, मैग्नेटिक नेचर क्या होगी इसकी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, बोलो। हमारे दिमाग में D6 देखकर क्या चीज आ रहा है, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि मैग्नेटिक नेचर कब होती है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, और पूरे पेड है तो डाया। अगर मैं मेटल को देख चुका हूं तो अकेले मेटल को ही नहीं देखना है, अगर वहां पर कोई ऐसा लिगेंड पड़ा हुआ है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से भी पूरा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो सकता है। यानी कि यहां पर अगर सुपर ऑक्साइडो लिगेंड को देखें अपन, तो इस लिगेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। आप इसको कैसे भी भर दो, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। एमओटी थ्योरी जो आती है बॉन्डिंग की, तो एमओटी थ्योरी से या किसी भी थ्योरी से भर देंगे अपन, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर में इट इज पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक किस वजह से है, इट इज ड्यू टू O2- लिगेंड। तो अगर क्वेश्चन में मैग्नेटिक नेचर पूछी जाए तो मैग्नेटिक नेचर हम अकेले मेटल से ही डिसाइड नहीं करेंगे। यानी हमारा तरीका ये होगा, फर्स्ट वी विल सी द मेटल एटम। अगर मेटल एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड बच गया, अगर मेटल एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड बच गया तब तो मैं सीधा आंसर लिख दूंगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर मेटल एटम डायमैग्नेटिक हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन पेड हुए,
तो अपन उस कॉम्प्लेक्स का नाम डाया नहीं लिखेंगे, अपन एक बार इनको भी देख लेंगे। अगर इनमें से कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसे O2 माइनस है, तो फिर उस केस में उसका ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो अब यहां तक जो हमने पढ़ा है उसमें जो जो कंफ्यूजन है वो मैं बता देता हूं कि ये वाला तो एक कंफ्यूजन है कि पैरामैग्नेटिक कैसे डिसाइड करना है। तो नॉर्मली किसे डिसाइड करते हैं, मेटल एटम देख के अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मेटल एटम में ना हो अनपेड इलेक्ट्रॉन और कोई लिगेंड में हो, तब भी ओवरऑल क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक। कंफ्यूजन बच्चे को होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास सबसे पहला काम है कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना। अगर 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑक्टाहेड्रल पे जाएगा, ठीक है ना। और ऑक्टाहेड्रल में यहां पे अपन को ये देखना पड़ेगा कि D4, D5, D6, D7 तो नहीं है, तभी मुझे लिगेंड को देखना है। अगर D10 हो गया तब तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा कहां जाएगा, sp3d2 में। D9 हो गया तब भी खाली नहीं है, तब भी कहां जाएगा, sp3d2 पे। D8 हुआ तब भी कहां जाएगा, sp3d2 पे, क्योंकि D8 में एक खाली करवाने से तो कोई मतलब नहीं है ना अपन को, ठीक। और D7 हुआ तो उसके एक्सेप्शन मैंने लिखा दिए, एक कोबाल्ट वाला लिखाया था, अभी 2 एक्सेप्शन याद करना है, बाकी सभी में नॉर्मल। D6 हुआ तो D6 में अगर वीक हुआ तो sp3d2, और अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर D2sp3। अगर D5 हुआ तब भी यही है, स्ट्रॉन्ग हुआ तो D2sp3 और वीक हुआ तो sp3, ठीक ना। इसी तरीके से बाकी केसेस हैं। अब अगर अपन आए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहला केस अपन कौन सा कंसीडर करना है। अब उल्टा सोच रहे हैं कि जैसे अपन देख रहे हैं लिगेंड को, अब लिगेंड अगर वहां पे बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो उसमें अपन स्टार्टिंग ऐसे ही कर रहे हैं। सबसे पहला अपन ये देख रहे हैं कि निकल +2 स्टेट में अगर 3d8 में, और उसके साथ कोई आ गया अपने पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग करवा देगा, एक D खाली करवा देगा और DsP2। 4d8 और 5d8 आ गया तो उस केस में तो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वो क्या हमेशा फेवर करेगा, DsP2। और फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल पे अगर अपन आ जाए तो 3d8 हुआ और वीक लिगेंड आ गया तो sp3, लार्ज लिगेंड आ गया तो sp3, D10 आ गया तो sp3, ठीक। तो इस तरीके से सारे फैक्टर पढ़ोगे तो ओवरऑल एक हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया हमें हो जाएगा, ठीक है ना। ये रोकना है।